डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा नॉन कॉर्डेट जूलॉजी में एक माइनर फाइलम ओनिकोफोरा डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका एक महत्वपूर्ण एनिमल पेरिपैटस है। पेरिपैटस का महत्व इसलिए भी सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसे फाइलम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन का जिक्र करें। इसे कुछ विद्वान आर्थ्रोपोडा का प्राचीन रूप मानते हैं, लेकिन इसे एक अलग माइनर फाइलम का दर्जा दिया गया है, जिसका एक क्लास है यूडी ओनिकोफोरा और इसी में ऑर्डर है यू ओनिकोफोरा। इस ऑर्डर के अंदर दो तरह के प्राणी हैं, जिनमें एक का फैमिली पेरिपैटिडी है। यह पेरिपेटस के नाम पर ही है। इस फाइलम की स्थापना और इस एनिमल के जीनस की स्थापना गिल्डिंग नाम की साइंटिस्ट ने 1826 में किया था। यह एक बड़ा ही अजीब सा एनिमल ग्रुप है, जो दुनिया के कई सारे देशों में दूर दूर तक बिखरा हुआ पाया जाता है, लेकिन इसका वितरण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस है। कोई एनिमल अगर एक बड़े लैंड मास के हर एक क्षेत्र में अगल बगल के क्षेत्रों में पाया जाए तो उसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन बीच बीच के कुछ हिस्सों में अगर यह नहीं पाया जाए और काफ़ी दूर दूर के हिस्से में यह पाया जाए तो इसको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन में यह एक बड़ी घटना मानी जाती है। जीनस पेरिपैटस इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, इक्वेटोरियल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू ब्रिटेन, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज एंड मलाया। भारत में इसका एक भी स्पेसीज नहीं पाया जाता है। So far 228 species of velvet worms have been described, 92 of Peripatidae and 136 of Peripatopsidae। दो फैमिली है पेरिपैटिडी और पेरिपैटोप्सिडी। इसमें पेरिपैटोप्सिडी में अधिक स्पेसीज हैं, 136, जबकि पेरिपैटिडी में पेरिपेटस के रिलेटिव्स में 92 स्पेसीज हैं। ये कहाँ मिलेंगे? तो पहाड़ी नदियों, झरनों के किनारे, डैम्प जगह पर, जहाँ पेड़ों के पत्ते, डाली या छाल सड़ते गलते मिलते हैं। पत्थरों के बीच के क्रेविसेज में, दरार में ये घुसकर रहते हैं। इनके लक्षण पिछले 500 मिलियन वर्ष में बिना किसी परिवर्तन के या बहुत ही कम हल्के फुल्के परिवर्तन के साथ लगातार स्थिर पाए गए हैं। इसलिए प्राचीन लक्षणों वाले इस प्राणी को लिविंग फॉसिल माना जाता है। ऐसे लिविंग फॉसिल कई एनिमल्स हैं। कुछ प्लांट भी हैं जो एंशिएंट कैरेक्टर्स वाले हैं और छोटी सी संख्या में किसी सीमित जगह पर पाए जाते हैं।
Peripatus is a terrestrial animal found in crevices of rocks, under bark and beneath fallen leaves at damp places or along stream banks. It is nocturnal in nature, predaceous and carnivorous. It feeds on small creatures such as snails, insects and worms. यह एक मांसाहारी जीव है। अपने शिकार को पकड़कर प्रीडेशन करके उसका भक्षण करता है। इसका शिकार मुख्य रूप से इंसेक्ट है। कभी कभी यह छोटे वर्म्स और छोटे स्नेल्स को भी खा लिया करता है। बाहर से देखने पर यह एक कैटरपिलर की तरह, एक पिल्लू या लार्वा की तरह दिखाई पड़ता है। इसका पूरा शरीर सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी दायां बायां एक समान होता है। मोटे तौर पर यह थोड़ा चपटा या सिलिंड्रिकल दिखता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का ग्रे या ब्राउन होता है। द स्किन कवर्ड बाय द थिन क्यूटिकल इज सॉफ्ट and has numerous conical papillae or tubercles armed with little chitinous spines. मोटे तौर पर इसका बॉडी एकदम सॉफ्ट है, एनेलिडा की तरह, जिस पर पतला सा क्यूटिकल यानी इपीडर्म के बाहर एक पतला सा लेयर पाया जाता है। शरीर के ऊपर दाएं बाएं लगभग कतार में सजा हुआ छोटा छोटा मांसल उभार होता है, नुकीला सा, जिसको पैपिला या ट्यूबरकल्स कहा जाता है। आप देखिए यह वर्म एक सूखे पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है। बाईं ओर इसका आगे का हिस्सा है जहां हेड पार्ट पर व्हाइट मार्क और एक जोड़ा एंटीना दिखाई पड़ रहा है। पीछे टेल एंड है और लगातार लगभग बराबर दूरी पर आप इसके लेग्स देख रहे हैं। बॉडी के ऊपर आपको एनेलिडा की तरह कोई बना हुआ सेगमेंटेशन नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि इसके पैर एक जोड़ा प्रति सेगमेंट पाए जाते हैं। अब पत्ते से हटा दें, तब वर्म को थोड़ा क्लोजअप में देखिए। आप देख रहे हैं एक समान रूप से बराबर बराबर दूरी पर सेगमेंट्स बने हुए हैं और बीच बीच में इनके ट्यूबरकल्स उजले उजले सफ़ेद उभार के रूप में आपको सीधे कड़ी के रूप में, सीधे चेन के रूप में लीनियर अरेंजमेंट के साथ सजे हुए मिल रहे हैं। इस वर्म को सामने से देखा जाए तो देखिए बड़ा सा इसमें एंटीना है, लेकिन एंटीना के अलावे यहाँ पर दो विशेष रचना है जिसको हम लोग ओरल पैपिला कहते हैं और माउथ का ये पोजीशन है। इस जगह पर इसका माउथ है। दूसरा फोटोग्राफ भी आगे के क्षेत्र का है, आगे के रीजन का है, जिसमें आपको ओरल पैपिला इस जगह दिख रहा है। ये दो एंटीना है और ये माउथ का पोजीशन है। माउथ वेंट्रल साइड में होता है, दोनों ओरल पैपिला के बीच थोड़ा सा पीछे की ओर। पैर पर भी आप धारियां बनी हुई देख रहे हैं। The entire body of Peripatus may be divided into
an indistinctly marked head and an elongated trunk. हेड है लेकिन स्पष्ट रूप से आपको अलग से दिखाई नहीं पड़ रहा और बाकी शरीर लंबा सा ट्रंक कहलाता है। हेड में एक जोड़ा एंटीना है, एक जोड़े आइज हैं, एक जोड़े जॉ या मैंडिबल्स हैं और एक जोड़ा ओरल पैपिला है। सारे पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। सबसे आगे एंटीना आपको साफ दिख रहा था, आई नहीं दिख रहा था। जॉ माउथ के अंदर है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है और ओरल पैपिला इसे मैंने मार्क करके दिखलाया था। द आइज आर सिंपल and dorsal in position. The pair of antennae represent the first pair of appendage. इसका हेड 3 सेगमेंट का बना हुआ है और प्रत्येक में अपेंडेजेज की आप कल्पना कर सकते हैं। तो पहला जोड़ा अपेंडेज जो पहला सेगमेंट में है वह एंटीना है और दूसरा कौन है, तो इट इज मॉडिफाइड इनटू द जॉ और मैंडिबल। Each jaw is provided with a pair of sharp cutting blades and 2 curved chitinous plates. आगे एक क्लोजअप में डायग्राम दिखलाया जाएगा, फोटोग्राफ है बल्कि वह, जिसमें ये काइटिनस ब्लेड और कर्व्ड काइटिनस प्लेट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर वाला हिस्सा में टूथ पाए जाते हैं और बाहर की ओर कनकेव एज है, किनारा जो है कनकेव है। Third pair appendage is modified into a pair of oral papilla. ये तीसरा जोड़ा अपेंडेज का ओरल पैपिला बनाता है, placed at the side of the head, one on each side. On the terminal end of each oral papilla, an aperture of slime glands open. ये बड़ा महत्वपूर्ण है ओरल पैपिला। इसके शीर्ष पर स्लाइम ग्लैंड का ओपनिंग है। यह स्लाइम ग्लैंड इसके बॉडी के अंदर है। इसके निकलने वाला लसलसा पदार्थ या स्लाइम शिकार पकड़ने में मदद करता है। माउथ इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड इमीडिएटली बिहाइंड द ओरल पैपिला। अब ट्रंक रीजन की बात करें। द ट्रंक इज डिवाइड ऑफ एक्सोस्केलेटन। बाहर से किसी काइटिन का कवर नहीं है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसलिए स्किन इसका एकदम कोमल है, एकदम सॉफ्ट है। स्किन इज थ्रोन आउट इनटू ए नंबर ऑफ रीजेज एलोंग विच वाट लाइक पैपिला आर प्रेजेंट। स्किन के ऊपर हल्के हल्के उभार मिलते हैं और उस पर बाहर की ओर निकले हुए लगभग 3 कोणीय नुकीले पैपिला पाए जाते हैं। द ट्रंक possesses appendages or legs which varies in number from 14 to 43. इसमें 14 जोड़े से लेकर 43 जोड़े पैर पाए जाते हैं। अलग अलग स्पेसीज में इसकी संख्या अलग अलग है। ये सारे के सारे पैर एक जैसे लगते हैं और बराबर बराबर दूरी पर यह सिचुएटेड है। आपने डायग्राम में देखा है। ये प्रत्येक जोड़ा एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द अपेंडेजेज और लेग्स आर लार्ज, हॉलो, कोनिकल, अनजॉइंटेड प्रोट्यूबरेंसेज बियरिंग ए पेयर ऑफ टर्मिनल क्लॉज। बॉडी वाल के एक्सटेंशन के रूप में, उभार के रूप में ये पैर बने हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं और पूरी लंबाई में फैले हुए हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं जिसमें लेटरल सिलोम घुसा हुआ रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पॉलीकीटा में मिलेगा जिसके लेग के अंदर खोखले भाग में सिलोम फैले हुए हैं। एट द डिस्टल एंड ऑफ ईच लेग ऑन द वेंट्रल साइड आर 3 to 6 ट्रांसवर्स स्पाइनिफेरस पैड। प्रत्येक पैर के नीचे एक पैड बना हुआ है।
जिसमें 3 से 6 ट्रांसवर्स डिविजन्स बने हुए हैं। जब यह आराम से बैठा रहता है तो पैड को जमीन के सतह के संपर्क में रखता है, उसी के सहारे यह बैठा रहता है। जैसे आप खड़े रहते हैं तो आपके फुट, आपके तलवा जमीन के संपर्क में रहते हैं। ये डायग्राम है इसके पैर का, जिसमें आप देख रहे हैं ये अंतिम हिस्सा, जिसमें क्लॉज या हुक जैसी रचना बनी हुई है, यह काइटिनस है। पैपिला इसके पूरे लेग्स के ऊपर जगह जगह बने हुए हैं और सबसे अंतिम पैपिला इस हुक के पहले इस जगह पर है। The anus lies at the posterior end of body and behind the last pair of legs. The genital pore is situated on the ventral surface between the last pair of legs, just in front of the anus. अंतिम सेगमेंट या अंतिम पार्ट में भी एक जोड़ा लेग है, तो उस एक जोड़ा लेग के बीच में लगभग इसका जेनाइटल एपर्चर है और लेग के पीछे अंतिम छोर पर इसका एनस पाया जाता है। अब प्रत्येक पैर के जोड़े के बगल में बेस के पास ए नेफ्रिडियोपोर लाइज एट द बेस ऑफ ईच लेग, यानी हर सेगमेंट में अलग अलग नेफ्रिडियोपोर की मदद से एक्सक्रीटरी पोर बने हुए मिलते हैं। यह फोटोग्राफ है। ए में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनर एंड आउटर जॉ ब्लेड। और बी में अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रिंग्स ऑन लेग्स। ये जो लेग का डायग्राम दिया गया है फोटोग्राफ, उसमें ट्रांसवर्स रोज बने हुए हैं, उसमें भी महीन महीन छोटे छोटे पैपिला बने हुए हैं। अब इसका बॉडी कैविटी एक हीमोसील है, जिसका इपिथेलियम लाइनिंग लगभग पूरी जगह से, सभी जगह से खत्म हो चुका है। यह इपिथेलियल लाइनिंग सिर्फ कुछ छोटे से हिस्से में नेफ्रिडिया के चारों ओर या गोनेड के चारों ओर मिलते हैं। हीमोसील इज लाइंड विथ इपिथेलियम एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट, 1 सेंट्रल, 2 लैटरल एंड 1 पेरिकार्डियल। बीच में सेंट्रल कंपार्टमेंट जो सबसे बड़ा है, उसमें इसका एलिमेंट्री कैनाल और स्लाइम ग्लैंड पाया जाता है। ऊपर हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियल चैम्बर है और दाएं बाएं नीचे की ओर लैटरल चैम्बर है। इसी लैटरल चैम्बर का एक्सटेंशन फुट के अंदर भी है। द लैटरल कंपार्टमेंट्स आर मच स्मॉलर देन द सेंट्रल and they extend within the legs. The pericardium is around heart. The true coelom is restricted to the gonadial cavities and to small sacs associated with nephridia. बाकी सभी जगह पर यह हीमोसील है। यह एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है, जिसके बीच में आप एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं और एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर सेंट्रल चैम्बर हुआ सीलोम का। पैर दोनों ओर नीचे एक्सटेंडेड है, उसके अंदर जो खाली जगह है वह लैटरल चैम्बर का एक्सटेंशन है। और सबसे ऊपर हार्ट है, जो एक पतली नली के रूप में इस जगह पर आपको दिख रहा है। इसके चारों ओर भी सीलोम का एक घेरा है, जो पेरिकार्डियल सीलोम कहलाता है। अब इसमें लंबे लंबी सेंट्रल चैम्बर में एक जोड़ा स्लाइम ग्लैंड है।
एक बाएं एक दाएं। The slime glands are tubular and their ducts are considerably dilated to form a large slime reservoir. स्लाइम ग्लैंड में एक नली है जिसका एक हिस्सा फूल कर एक रिजर्वायर का काम करता है। उसमें स्लाइम काफ़ी मात्रा में जमा रहता है। These glands open on the terminal end of the oral papilla and secrete an adhesive slime for entangling the prey. जब इसके सामने से कोई इंसेक्ट गुजरता है उसे यह देख लेता है तो रिजर्वायर में जमा स्लाइम को यह इजेक्ट करता है। जैसे किसी पिचकारी या किसी सिरिंज से आप ढेर सारा लिक्विड दूर तक फेंक सकते हैं, उसी तरह लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी तक यह स्लाइम को इजेक्ट करता है शिकार के बॉडी पर। हवा में आते ही ये स्लाइम हार्ड होकर धागे में बदल जाता है और शिकार को वह बांध लेता है। बाद में यह सिकुड़ जाता है जिससे कि शिकार खींचकर मुंह के पास चला आए। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ के पीछे फेरिंग्स है, उसके पीछे एक छोटा सा ईसोफेगस। बॉडी के लगभग पूरी लंबाई में स्टमक इंटेस्टाइन अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और अंत में एक छोटा सा टर्मिनल पार्ट हाइंड गट या रेक्टम होता है। माउथ इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ प्री-ओरल डिप्रेशन। In the pre-oral, claw-like mandibles are present laterally and are used for grasping and cutting the prey. Pre-oral cavity में नाखून की तरह मैंडिबल्स पाए जाते हैं। दाएं बाएं ये हार्ड होते हैं, काइटिनस होते हैं, जिससे शिकार को आराम से काट कर कतर कर फिर आगे पचने के लिए भेजा जा सके। इस डायग्राम में माउथ का पोजीशन दिखलाया गया है जिसमें एक प्री-ओरल कैविटी है, लैब्रम है, आउटर और इनर लिप्स है, ओरल पेपिला और मैंडिबल्स हैं। Mouth leads into pharynx. It is a thick-walled and muscular cavity lined by chitin. Pharynx की दीवार मजबूत मस्कुलर होती है। इसे यह एक सक्शन पंप की तरह यूज करता है। चूस करके लिक्विड मटेरियल को अंदर खींच सकता है और चबाए हुए पदार्थ को माउथ से खींच कर यह इसोफेगस में डाल सकता है। The wall of pharynx is raised to increase the cavity. Such movement of pharynx produces a sucking action. In between pharynx and midgut there is a short esophagus. इसका सबसे बड़ा भाग है midgut. It is a straight tube which forms the largest part of alimentary canal and includes stomach and intestine. अगला हिस्सा को आप स्टोमक, पिछले को इंटेस्टाइन मान सकते हैं। इसकी दीवार सॉफ्ट होती है। तो स्टोमक वाले हिस्से में डाइजेशन का काम मुख्य रूप से होता है और पीछे वाले इंटेस्टाइन वाले हिस्से में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसके बाद रेक्टम में अनडाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा रहता है। एनस अंतिम छोर पर खुलता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें सलाइवरी ग्लैंड के रूप में डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो डिफिनिट ग्लैंड भले ही सलाइवरी ग्लैंड हो, लेकिन आमतौर से सलाइवरी ग्लैंड में सभी तरह के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश एनिमल के सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो संभवतः प्रोटीन और लिपिड पचाने वाले एंजाइम इसके इंटेस्टाइन वाले हिस्से से इपिथेलियल सिक्रीशन के रूप में निकलते होंगे। Various juices secreted by the lining of midgut digest the food further. The digested materials are absorbed by the
एब्जॉर्प्टिव सेल्स इन द मिडगट लाइनिंग। तो अधिकांश डाइजेस्टिव एंजाइम मिडगट से निकल रहे हैं और वहीं डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। द रेसिडुअल मैटर्स व्हिच रिमेन ग्रेजुअली पासेज टू द हाइंडगट एंड इज फाइनली इजेस्टेड फ्रॉम द एनस। अब ये दो डायग्राम, पहला वाला डायग्राम बाईं ओर मेल का है और दाहिनी ओर फीमेल का है। आप केयरफुली देखें तो आप एलिमेंट्री कैनाल के अलावे ये दो स्ट्रक्चर बगल में देख रहे हैं, ये टेस्टिस है, और बीच में यहाँ छोटा सा गोल हिस्सा देख रहे हैं वो सेमिनल वेसिकल है। इसके विपरीत ये फीमेल है जिसमें यहाँ ओवरी है और ये लंबा सा ओविडक्ट है जो अंतिम में आपस में जुट करके यहाँ पर यूटेरस या वेजिना बनाते हुए बाहर खुलता है। किनारे ये पत्ते की तरह उलझा हुआ लंबे लंबी आगे से पीछे तक फैला हुआ एक जोड़ा ग्लैंड दिख रहा है, यही इसका स्लाइम ग्लैंड है। बाईं और मेल वाले डायग्राम में इस ग्लैंड के हिस्से को काट दिया गया है। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट है, बाकी कोई ब्लड की नली नहीं है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिड डॉर्सल हार्ट प्लेस्ड इन द पेरिकार्डियल चैम्बर ऑफ बॉडी कैविटी। The heart is tubular and contractile and is provided with a pair of lateral ostia, in each segment. The heart extends from the segments bearing first pair of leg to the segment immediately before last. अंतिम छोर तक, अंतिम सेगमेंट को छोड़कर उसके पहले तक हार्ट के एक एक चैम्बर यानी ओस्टिया लंबी कतार के रूप में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें ब्लड की नली नहीं है। यह हीमोसील में पाए जाने वाले हीमोलिम्फ को हार्ट के द्वारा पीछे से आगे की ओर फेंकता है और मिडिल चैम्बर यानी सेंट्रल चैम्बर और लेटरल चैम्बर में यही हीमोलिम्फ आगे से पीछे की ओर बहता है। द पार्टीशन बिटवीन साइनसेज आर परफोरेटेड बाय opening that facilitate blood circulation. No other definite blood vessel is found. अब ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए हीमोलिम्फ। यह रंगहीन है, कलरलेस है। इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इस डायग्राम में कुछ हिस्सा आगे से और कुछ हिस्सा पीछे से काटकर अंदर की रचना को दिखलाने की कोशिश की गई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में इसके अंदर ट्रैकिया पाए जाते हैं। ट्रैकिया का पाया जाना इनके आर्थ्रोपोडा होने का इशारा करता है। एक और हीमोसिल और दूसरी ओर ट्रैकिया। चूंकि यह टेरेस्ट्रियल है इसलिए बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ट्रैकिया में खुलते हैं। इन पोर्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में हर सेगमेंट में एक एक जोड़ा नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो फुट के बेस पर नेफ्रीडियोपोर के द्वारा खुलते हैं। नेफ्रीडियम इनके एनेलिडा होने का इशारा करता है, यानी इसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया और ब्रेन, टू सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव्स फॉर्मिंग नर्व रिंग एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्रांसवर्स कमीजियोर। एक डिफिनिट ब्रेन अभी नहीं बन पाया है जो इसके सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव है, लेटरली आकर नीचे की ओर
वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाते हैं। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाइडली सेपरेटेड है और लगभग किनारे की ओर है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ये अंतिम छोर पर एनस तक फैले हुए होते हैं। हर एक सेगमेंट में कुछ ट्रांसवर्स कमिजोर दाएं बाएं दोनों तरफ के नर्व्स को आपस में जोड़े रहते हैं। इन ईच सेगमेंट द वेंट्रल नर्व कॉर्ड contains a ganglia and give rise to a number of pairs of nerves supplying the legs and the body wall। हर सेगमेंट में गैंग्लिया है और उस गैंग्लिया से निकलने वाले नर्व बॉडी वॉल और नेफ्रिडिया इत्यादि के काम को नियंत्रित करते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। They have a pair of eyes, sensory papilla, and specialized sensory cells in the buccal cavity. There is a simple and small eye at the base of each antenna. Annelida में पॉलिकीटा के अंदर आई है और आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे दो सिंपल आई हैं। Each eye is 0.2 to 0.3 millimeter in diameter। काफी कोशिश करने के बाद भी इंटरनेट पर कोई ऐसा पेरिपेटस का फोटोग्राफ नहीं मिला जो आंख पर फोकस करके फोटोग्राफी किया गया हो। इट हैज एन आउटर क्यूटिकुलर कॉर्निया, आंख में एक क्यूटिकल का बना हुआ कॉर्निया है। एंड थिक लेंस in the inner layer of rod cells of the retina are projected towards the lens at one end, and the other end is connected with branches of optic nerves। तो इसमें रेटिना पाया जाता है, उसमें रॉड सेल्स पाए जाते हैं। अब अगर ये रॉड सेल्स हैं तो संभवतः इनमें कलर विजन नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट विजन होगा। Eyes can feel the difference between light and dark, and the animal moves away from light। ये नॉकचर्नल है, रात में घूमने वाला, इसलिए कलर विजन का तो अभाव होना ही है, और ये तेज रोशनी भी पसंद नहीं करता है, इसलिए छिपकर पत्थर चट्टान पत्तों के नीचे रहता है। The sensory cells which are present on the antenna, numerous sensory papilla are distributed all over the body। These papilla are responsible for determining air currents and also act as tactile receptors। तो बॉडी के सरफेस पर पाए जाने वाले ये सेंसरी पैपिला टच के प्रति संवेदनशील हैं और शायद तेज हवा अगर बहती हो तो हवा के फ्लो से भी ये सेंसिटाइज होते हैं। एंटीना की सतह पर सेंसरी सेल्स हैं, ये भी टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावे अनेकों तरह के स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स बक्कल कैविटी के लाइनिंग में पाए जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल अलग फीमेल अलग। The sexes are always separate and the cavities of reproductive organs are coelomic। इनके सिलोम में बॉडी कैविटी के अंदर गोनेट्स और सिस्टम पाए जाते हैं। The males are usually smaller than female। अब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस है, सेमिनल वेसिकल है और भाषा डिफरेंसिया है। अंत में ये इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा गोनोपोर में खुलते हैं। गोनोपोर एक ही होता है और इसी तरह फीमेल के अंदर भी ओवरी होते हैं और उनके दो ओविडक्ट पीछे की ओर आकर आपस में जुड़ जाते हैं और जुटकर यूटेरस का निर्माण करते हैं। यह यूटेरस लास्ट सेगमेंट में
अंतिम जोड़े पैर के बीच गोनोपोर के रूप में खुलते हैं। तो इस तरह इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में थोड़ा सा अजूबा है, अलग तरह का है, जिसमें कुछ लक्षण एनेलिडा के हैं, जैसे कि नेफ्रिडिया का पाया जाना, लेकिन कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा का है, जैसे हीमोसील, हीमोलिम्फ, और पैर के अंत में काइटिन के बने हुए नाखून या क्लॉज का पाया जाना। तो इसलिए इसको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह माना जाता है। इसके लाइफ साइकिल में कोई लार्वल फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि पेरिपेटस के लक्षणों के आधार पर ऐसा लगता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा के विकास के समय यह छोटा सा माइनर फाइलम ओनिकोफोरा बना। इसलिए दोनों ही मेजर फाइलम के लक्षण थोड़े थोड़े इसके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि पूरे बॉडी के सरफेस पर पैपिला का पाया जाना इसका अपना अलग विशेष लक्षण है। तो इस तरह आपने पेरिपेटस के विषय में जाना और समझा। बीच बीच में डिस्कशन के दौरान मैंने पेरिपेटस का कौन सा लक्षण एनेलिडा से मिलता है और कौन सा आर्थ्रोपोडा से मिलता है यह डिस्कस कर दिया है। आप इन्हें पॉइंट्स वाइज कॉपी कर सकते हैं और यह एनिमल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक साल के बाद दूसरे साल पेरिपेटस के स्ट्रक्चर और एफिनिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसके हर एक पॉइंट को एक एक कर समझ लीजिए, याद कर लीजिए और एक दो बार लिख कर भी देख लीजिए। Thank you very much.